अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं उसमें प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस आर टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। तो यहां पर 4 सी लिखे हुए मैंने, सी 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 से वी विल डिकोड ऑल द 4 डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल सी फॉर सेल वॉल। अभी भैया आपको सेल थ्योरी से ही समझ में आ गया होगा कि स्वान साहब ने कहा था कि प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल अगर आप देखो तो प्लांट सेल जैसे कि अनियन पील सेल है, नॉर्मली मिल जाता है, इस पे हम जनरली रिसर्च करते हैं। और टिपिकल ह्यूमन सेल में आप ह्यूमन का चीक सेल, गाल का सेल यूज कर सकते हैं। तो ये टिपिकल सेल्स कहलाते हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो। अनियन की पील और आपका यहां पे गाल का सेल जो है अंदर का, ये आराम से आप यूज कर सकते हैं फॉर स्टडीज। तो सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट हो जाएगी। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट जिसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। कोई भी दुनिया का एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है, प्लास्ट शब्द से समझ में आ रहा है, ये जो है आपका प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होगा। तीसरा सी है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल यानी वैक्यूल सेंटर पे पाया जाएगा। भैया यहां अगर आप देखें सेल, तो वैक्यूल अगर आपका सेंटर पे पाया जाएगा यानी वैक्यूल बहुत बड़ा है। वैक्यूल इतना बड़ा हो सकता है कि प्लांट सेल का 90% एरिया तक कवर कर सकता है। कि प्लांट सेल में जितनी भी जगह है उसकी 90% वॉल्यूम कवर करके बैठा है कौन? आपका सेंट्रल वैक्यूल। इतना बड़ा होता है तो न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनेल्स को लात मार के कोने में फेंक देता है, खुद सेंटर पे पाया जाता है, 90% ऑफ वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहां देखिए पीली वाली लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ब्लू वाली लेयर है सेल वॉल, अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, जो इलाका बचा वो साइटोप्लाज्म है, और ये सेंट्रल वैक्यूल है। सेंटर के आसपास अगर वैक्यूल पाया जा रहा है तो बाकी ऑर्गेनेल्स कोने में हो जाएंगी। तो प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। एनिमल में अगर आप देखें तो वैक्यूल छोटा होता है। सेंटर पे कौन देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस कहां होगा? ये होगा एट सेंटर, ये होगा एट सेंटर। बाकी सारी चीजें आपकी औने कोने में पाई जाएंगी। सेंटर पे कौन होगा? न्यूक्लियस। प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल आपका सेंटर पे देखने को मिलेगा। तो 3 चीजें प्लांट में एक्स्ट्रा है। सबसे पहली चीज सी फॉर सेल वॉल, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में है। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में है। सी फॉर सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल है। चौथी चीज जो सी से स्टार्ट हो रही है वो एनिमल्स में है और प्लांट में नहीं है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम ये जो है ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का, लेकिन अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इनका डिटेल्ड आपको आइडिया लग जाएगा फंक्शन का कि हाउ डू दे वर्क। तो ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब आपको एक सेल को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है तो एक सेल में जितना भी मटेरियल है इसको आधा आधा आपको 2 डॉटर सेल में बांटना है। उस सामान के बंटवारे में, वो जो क्रोमोसोम्स आपको आधे आधे बांटने हैं 2 डॉटर सेल में, उस सामान के बंटवारे में these सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एनिमल सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी एनिमल के अलावा कहीं नहीं होंगे, किसी प्लांट में भी नहीं होंगे। तो प्लांट में भी ये जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ये एब्सेंट होंगे, एनिमल में जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ये आपके पाए जा रहे होंगे, प्रेजेंट होंगे, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। करेक्ट। एंड ये जो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम है दे आर मेम्ब्रेनलेस। इनके ऊपर कोई रियल मेम्ब्रेन या कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दे आर मेम्ब्रेनलेस, दे आर मेम्ब्रेनलेस इन नेचर। इनके ऊपर कोई रियल मेम्ब्रेन नहीं। जैसे सेल्स में पूछा जाता है कि ऐसी कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम बता दीजिए जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम जो है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी प्रकार से एनिमल में पाए जाने वाले सेंट्रियोल्स के ऊपर, सेंट्रोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, जो कि एक बहुत ज्यादा वाइटल पॉइंट है। इसको आप चाहो तो बढ़िया तरीके से नोट भी कर सकते हो। इट इज मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, ये भी हमें देखने को मिला। तो 4 डिफरेंसेस हैं। सी 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 सेल वॉल प्लांट में है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल्स में। बस इसके अलावा एक और लिख सकते हो, एक और सी लिख सकते हो, चाहो तो ऐड कर लो। आपका यहां पर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल जो कि मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलता है। तो यूजुअली एनिमल्स की मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल। प्लांट की मेम्ब्रेन्स में स्टेरॉल्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा स्पेसिफिकली। अलग प्रकार के स्टेरॉल्स होंगे। कोलेस्ट्रॉल की जगह होंगे स्टिग्मा स्टेरॉल, कॉम्पेस्टेरॉल, अलग अलग प्रकार के स्टेरॉल्स होंगे। नॉट
कोलेस्ट्रॉल टू बी स्पेसिफिक, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो अगर जगह है तो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे उस टाइम पर अलग से आपको ये सारी चीजें आप कहोगे तो दोबारा रिवाइज करा देंगे। नाउ लेट्स टेक अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ सेल। अगर मेरे पास एक सेल है तो उसका जनरल ओवरव्यू अगर मैं आपके सामने रखूं तो सेल में क्या क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने एक सेल है भाई, इस सेल में बताइए क्या क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहां पर 2 लेयर बनाकर दिखा रहा हूं तो मुझे बताइए किस टाइप का सेल हो सकता है। अगर मैंने यहां 2 लेयर बना दी, अगर मैं यहां सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बना देता येलो कलर की, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता येलो कलर की, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा एक ही बात है, एक ही चीज के मल्टीपल नाम है, तो ये आपका एनिमल सेल होने की संभावना होती। यहां मैंने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी बना दी है, एक वॉल, एक दीवार खड़ी कर दी है, तो जाहिर सी बात है इसके प्लांट सेल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने येलो कलर की एक लेयर बनाई जो कि है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसी को हमने कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हमने कह दिया प्लाज्मोलेमा, तीनों एक ही बात है और ये यूनिवर्सल होती है दुनिया के हर सेल के अंदर। मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे टुच्चा सेल बना दो, एक बार ड्रॉ कर दो, तो आप बोलोगे सर नहीं मुझे तो शर्म आती है, मैं सेल कैसे ड्रॉ करूं, मम्मी पापा देख रहे हैं। अरे कर दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेल ड्रॉ कर दो प्लीज, एक सेल ड्रॉ कर दो, कुछ तो कर दो। नहीं सर घर वाले बुरा मान जाएंगे। अरे कर दो यार, एक सेल ड्रॉ कर दो, अपने वीपू भाई के लिए एक सेल ड्रॉ कर दो। सर आप कह रहे हो तो कर रहा हूं, लेकिन सर देखना मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग अच्छी नहीं। कोई बात नहीं यार, कर दो यार, तुम कर दो। गुरुजी अब तुमने दुनिया का सबसे खत्म सेल बनाया है मेरे आगे, लेकिन इस सेल में भी एक बाउंड्री बनानी पड़ी। ये बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल किसी सेल में होना हो, सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। और ये जो बाउंड्री बना दी है इसके अंदर कुछ मसाला भी होगा, इस मसाले को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। दुनिया का कोई भी सेल हो, चिंदी से चिंदी, खत्म से खत्म, उसमें ये बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन और अंदर का मसाला यानी साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। These two things are absolutely mandatory for every cell on this earth. कोई आप एकदम खत्म सेल बना दो, कुछ भी नहीं, एक बाउंड्री रख दो बस सीधा, that boundary is cell membrane, that is going to be universal in all cells। कोई सेल ले लो भाई, बैक्टीरिया का सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, कोई ले लो मेरे भाई, है ना। एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका यूनिवर्सल हो जाएगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी आपका यूनिवर्सल हो जाएगा दुनिया के हर सेल के अंदर, ठीक है। तो आपने यहां पर एक सेल मेम्ब्रेन ली जिसे प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह दिया, यूनिवर्सल है। एंड मेरे दोस्त इसको बनाया, इसके ऊपर आपने सेल वॉल बनाई, नाम ही है वॉल, तो वॉल आपकी रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है, तो ये भी आपकी रिजिड सेल वॉल होगी। वॉल का काम ही है, दीवार का काम क्या है कि मेरा कमरा बड़ा छोटा ना हो जाए मेरे भाई, है ना, पड़ोसी के प्लॉट में ना घुस जाऊं कहीं में। तो एक दीवार है जिससे मैंने बाउंड्री बना रखी है। वॉल का मतलब ही होता है बाउंड्री। ये सेल जो है अगर एक बार मैच्योर हो गया तो उसमें पक्की सेल वॉल आ जाएगी। शुरू में सेल वॉल, जब सेल ग्रो करता है, सेल अभी जस्ट बना ही है तो सेल को बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो कच्ची सेल वॉल होती है। लेकिन धीरे धीरे सेल जो है आपका जब मैच्योर हो जाएगा तो पक्की सेल वॉल लाके एकदम उसको रिजिड कर दिया जाएगा कि अब सेल वॉल भैया नहीं हिलेगी, जितना सेल बड़ा हो चुका है इतना ही होगा। तो ये आपकी सेल वॉल है। अंदर जो आपका पूरा का पूरा ये स्पेस है, काला काला स्पेस, तुरुरु तुरुरु, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसे मेरे कमरे में जहां कुछ भी नहीं है वहां हवा है, देयर इज एटमॉस्फेयर। सिमिलरली एक सेल में जहां कुछ भी नहीं है वहां आपका पानी भरा होगा, लिक्विड आपका स्पेस होगा, है ना। बेसिकली आप कहो, एग्जैक्ट वर्ड यूज करो, सेमी फ्लूइड स्पेस होगा, क्योंकि गाढ़ा सा थोड़ा सा ये फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड आपका होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेमी फ्लूइड होता है नेचर, दुनिया के हर सेल में पाया जाएगा, तो यूनिवर्सल है। इट इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। एक सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कहां हो रहे होते हैं, ये आपके यहां हो रहे होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस अगर आप शो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज आप जिंदा नहीं रह पाओगे। यानी इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप में सेल होना चाहिए,
और एक्टिव सेल होना चाहिए, यानी उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने चाहिए। तो जब इस इलाके में सेलुलर एक्टिविटीज होंगी, जब इस इलाके में केमिकल रिएक्शन होंगे, तभी आप लिविंग कहला पाओगे, तभी आप कह पाओगे कि हमारा सेल जो है लिविंग स्टेट में है, एक जिंदा स्टेट में। तो ये जो साइटोप्लाज्म है सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, क्योंकि सेमी फ्लूइड है नेचर में, ये यूनिवर्सल है। एंड मेरे दोस्त, ये जो है आपकी पूरे सेल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जहां कुछ भी नहीं है वहां साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने ठीक तरीके से देखी। अब देखिए, ये जो सेल है एक प्लांट सेल है, और प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस देखने को मिला, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन। अब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन कहीं कहीं फ्यूज हो जाती है, कहीं कहीं फ्यूज हो जाती है। अगर ये फ्यूज हो जाती है तो बीच में छेद बन जाएंगे। देखिए, ये आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, ये अंदर वाली, ये आपस में ही फ्यूज हो गई। तो बीच में क्या बन गया, छेद बन गया, पोर बन गया, जिससे सामान अंदर बाहर निकल सकता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है सामान, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकता है। इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। करेक्ट, ये आपका यहां पर दिखाया भी हुआ है, इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये है न्यूक्लियस, जो कि एक डेंस स्ट्रक्चर है, गाढ़ा सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पड़ा हुआ, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती हैं तो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन छेदों को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड मेरे दोस्त, यहां इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जैसे कि ह्यूमंस के अंदर कोई डिप्लॉयड सेल अगर आप देखें, जहां दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मेरे गाल का सेल देख लीजिए, किडनी का सेल देख लीजिए, लिवर का सेल देख लीजिए, नॉर्मल मेरी बॉडी का कोई भी सेल देखोगे तो उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए थे, 23 क्रोमोसोम पापा से आए थे। लेकिन अगर आप किसी गैमीट की बात करेंगे तो गैमीट में सिर्फ जैसे स्पर्म है या ओवम है, इसमें 23 क्रोमोसोम ही मिलेंगे। तो जब नया बेबी बनेगा तो स्पर्म से 23 क्रोमोसोम जाएंगे, ओवम से 23 क्रोमोसोम जाएंगे, और ये पेयर हो जाएंगे जाइगोट में, फिर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल को अगर आप देखो तो 46 क्रोमोसोम्स इनमें होंगे। जैसे कि ह्यूमन चीक सेल की अगर मैं बात करूं, गाल के सेल की अगर बात करूं, तो डिप्लॉयड सेल है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है 23 के, तो यहां 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम में जो धागे जैसा है डीएनए ये पैक्ड है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारे पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। राजा वाली मेंटेलिटी है इसकी, यही बताता है कि एक सेल में क्या होने वाला है, क्योंकि यही डीएनए जो है आरएनए बनाता है आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, और यही आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है, जो कि वर्क हॉर्सेस है, हमारे सेल में काम कर रहे होते हैं। तो हमारे सेल में अधिकतर काम करते हुए आपको कौन दिखाई देगा, प्रोटीन। लेकिन वो प्रोटीन बनवाया किसने, डीएनए ने। राजा की गद्दी पे कौन बैठा है जो काम करवा रहा है, कर रही है सेना, दैट इज प्रोटीन। लेकिन राजा जिसको पता है कि कराना क्या है, दैट इज डीएनए। इसीलिए इसे हमारा जेनेटिक मटेरियल कहा। ये वो मटेरियल है जो कि बेसिकली पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, ये हमारी जेनेटिक्स है, डीएनए। यही हमारे सेल को बताता है कि क्या क्या तुम करने के लायक हो, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। हमारे सेल में होने वाली एक्टिविटीज को बेसिकली कौन करवा रहा है, डीएनए करवा रहा है। ये डीएनए इतना पावरफुल है कि जब गैमीट्स मिले, जब स्पर्म और ओवम मिले, तो एक सेल बना जाइगोट। इस जाइगोट में क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पैक्ड है। इस डीएनए को यह भी पता है, एक जाइगोट के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को यह भी पता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनानी है। हम सब जाइगोट से ही तो बने हैं। हम सब पहले क्या थे, एक सेल ही तो थे। जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग हुई उस टाइम पर हम क्या थे, एक सेल ही तो थे। लेकिन मेरे भाई, जब स्पर्म और ओवम मिले, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, मीटिंग हुई उनकी, उस टाइम पर एक सेल बना जाइगोट। उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन थी जिसको पता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कैसे बनाने हैं, आपके हाथ कहां से निकलेंगे, पैर कहां से निकलेंगे, मुंडी कहां से निकलेगी, आंख कैसे बनेगी, लिवर कैसे बनेगा, किडनी कैसे बनेगी, पैनक्रियाज कैसे बनेगा, ब्रेन कैसे बनेगा, हार्ट कैसे बनेगा, इंटेस्टाइन कैसे बनेगा। इट नोज एवरीथिंग बिकॉज इट हैज द जेनेटिक मटेरियल। यह इंफॉर्मेशन हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ चुकी है कि हमारी बॉडी कैसी तैयार होगी, हमारी बॉडी में सेल्स में कौन कौन से फंक्शन होंगे। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट आवर बॉडी। यस, ये एक ओवरव्यू है, मोटा मोटा एक आइडिया है। अभी तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में घुसेंगे, यूकैरियोटिक सेल में घुसेंगे, तो वी विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सेल इन डिटेल। भाई, सेल मेम्ब्रेन पे अलग से पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वर्जन आएगा, जहां सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। सेल वॉल पे पूरी डिटेल्स आएंगी,
क्रोमोसोम पे पूरी डिटेल आएंगी, न्यूक्लियस पे पूरी डिटेल आएंगी, न्यूक्लियर 4 पे अलग से डिटेल आएगी, साइटोप्लाज्म पे अलग से डिटेल आएगी। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, बट एक ओवरव्यू देखना जरूरी है कि सेल आखिर होता क्या है। जनरल बातें आपको यहां पता लग गई। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कोई पूछे, सर यूनिवर्सल होती है, सर दुनिया के हर सेल में पाई जाती है। सेल वॉल के बारे में कोई पूछे, सर रिजिड होती है। साइटोप्लाज्म, सर सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर हो रहे होते हैं। इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, और सेल की वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करता है, और सेमी फ्लूइड होता है नेचर में, और यूनिवर्सल होता है। 5 पॉइंट यही पता लग गया। सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस जो है उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम मिलता है, और क्रोमोसोम में डीएनए पैक होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यहीं से पता लग गया। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो यहां से क्लियर हो चुके हैं वही आपको आगे हेल्प कर रहे होंगे टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ बेटर वे। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है वेल डिफाइंड, तो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होंगे, एंड अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है वेल डिफाइंड, तो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होंगे। दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ कंसर्न। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर है मेरे भाई मेरे बंधु, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव यानी पिछड़ा हुआ, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे आगे आप अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो शब्द हमेशा न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब क्या हो जाएगा, प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव, पिछड़ा हुआ, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड। तो यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर पाया जा रहा है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाई जाती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होगी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपकी एब्सेंट होंगी, यानी कि मेरे भाई यहां पर राइबोसोम पाया जाएगा बस। राइबोसोम को भी हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो प्रोकैरियोट में बस वही पाया जाएगा। जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जा सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपका प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अदरवाइज यहां कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। ये भी यूनिवर्सल है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात करें यूकैरियोट्स की, तो यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये भी यहां पर पाई जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाएंगी जिनमें मेम्ब्रेन होती। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई गई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया गया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई गई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया गया। यहां पर अगर आप देखें तो राइबोसोम जो है ये अलग अलग टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम थोड़ा सा हल्का होता है, इसे हम कहते हैं 70S राइबोसोम, 70S। और 70S में भाई सीधा सीधा देखिए 70S, 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी जो 2 यूनिट होंगी, राइबोसोम हमेशा 2 यूनिट का मिलकर बनता है, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट। तो यहां पे 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी यूनिट्स जो है 50S, इसमें 5 भी ऑड नंबर होगा, एंड 30S, इसमें 3 जो है ये भी ऑड नंबर होगा, तो ये ऑड नंबर होते हैं। 7 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 5 एंड 3 आर ऑल्सो ऑड नंबर। सिमिलरली यहां अगर आप देखें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में आपका जो राइबोसोम है ये 80S होता है। 8 इज एन इवन नंबर, 8 इज एन इवन नंबर, तो मेरे भाई ये आपकी कौन सी यूनिट्स का बनेगा, 60S एंड 40S, तो 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो याद करने में आसानी हो जाती है। 70S में 7 ऑड नंबर है, 5 और 3 भी ऑड नंबर है, 80S में 8 इवन नंबर है, 6 और 4 भी इवन नंबर है, तो यहां पर आपकी यूनिट्स हो जाती हैं। डायरेक्टली सम नहीं करना होता इनको, दिस इज नॉट वेट कि प्लस कर दिया कि भैया ये चीज है 1 kg की, ये चीज है 1 kg की, दोनों मिला दी 2 kg की हो जाएगी। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि 50 और 30 मिलके 80 होने चाहिए थे, 60-40 मिलके आपके 100 होने चाहिए थे, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ वेट।
दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मेजरमेंट आप कर रहे हैं। कोई चीज आपके पास बड़ी है जो कि भारी है, उसमें कोई चीज आप ऐसी डाल दोगे जो कि हल्की है, तो ओवरऑल डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैंने 1 केजी का लोहे का कुछ ले लिया आर्टिकल, 1 केजी का वो है जो नापने का होता है ना, तोलक, वो ले लिया मैंने, और 1 केजी मैंने रुई ले ली भाई, बहुत मोटी सी रुई ले ली, 1 केजी रुई बहुत सारी होगी, तो मैंने क्या किया, इसको यहां रख दिया इस रुई में। ओवरऑल डेंसिटी अगर मैं देखूं, वजन तो 2 केजी हो गया, 1 केजी प्लस 1 केजी इज 2 केजी, लेकिन डेंसिटी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओवरऑल वजन सीधा प्लस हो गया, 1 केजी प्लस 1 केजी इज इक्वल टू 2 केजी, वजन सीधा ऐड हो गया। डेंसिटी अगर आप देखें तो लोहा अकेला बहुत डेंस है, रुई अकेली बहुत कम डेंस है। जब मैंने रखा इन दोनों को साथ, तो लोहे से कम डेंसिटी हो गई, लोहे से तो कम डेंसिटी हो गई ना, रुई से ज्यादा बढ़ गई डेंसिटी, लोहे से तो कम हो गई। सिमिलरली मेरे भाई यहां पे 60s है, 40s है, जब ये मिलेंगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसी सब यूनिट बनेगी। यहां सीधा प्लस नहीं करना, हमें वेट को प्लस नहीं करना है कि 60 40 100 हो गया, डेंसिटी इनकी थोड़ी सी कम रहेगी ओवरऑल। यस, थोड़ा सा इसमें एक बेंचमार्किंग है, जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर आपका एकदम बराबर क्यों नहीं आता, क्यों आपका 60 और 40 मिलके 100 नहीं हुआ, 80 क्यों हुआ, 50 और 30 मिलके 80 क्यों नहीं हुआ, 70 क्यों हुआ, ये हम बता देंगे। तो जो आपके प्रोकैरियोट है इसमें सिर्फ 70s राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आपको देखने को मिलेंगे राइबोसोम, ये आपके 80s होंगे यूकैरियोट्स की पहचान। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद के राइबोसोम होते हैं, इनमें आपके 70s पाए जाएंगे। तो कोई पूछ ले कि यूकैरियोट्स में स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम कौन सा है, 80s। पाया कौन सा जाता है, पाया 70s भी जाता है। तो यूकैरियोट्स में 70s 80s दोनों देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट में सिर्फ 70s देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने बताया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हैं, ये भी आपके मेम्ब्रेनलेस होते हैं, लेकिन सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, प्रोकैरियोट्स या प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, एक ही जगह पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम भी मेम्ब्रेनलेस है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन राइबोसोम हर सेल में पाया जाता है क्योंकि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन ही आपके सेल में काम कर रहे होते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे और कहीं आपके नहीं देखने को मिल रहे होंगे।